आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ 12वीं कक्षा की विषय हिंदी रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत इकाई 4 जो कि है भाषा बोध। भाषा बोध में हम पढ़ेंगे शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, इसके पश्चात शब्द युग्म एवं उसके प्रकार, इसके पश्चात वाक्य परिचय एवं प्रकार। वाक्य परिचय के पश्चात जो प्रकार पढ़ेंगे वह प्रकार होंगे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इसके पश्चात जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन। ये सभी बिंदु की जो विशेष सामग्री है इसको हम इकाई 4 भाषा बोध के अंतर्गत आज की कक्षा में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इकाई जो भाषा बोध है उस पर आवंटित अंक हैं कुल 12 अंक। 12 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाहित हैं, 2 अंक के प्रश्न समाहित हैं और 3 अंक के प्रश्न भी इसी में सम्मिलित हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए हम समझते हैं क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही इसका अर्थ प्रतीत हो रहा है कि वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थैला, झोला, लोटा, झाड़ू, डिबिया, ये सब क्षेत्रीय शब्द हैं। क्षेत्रीय शब्द पुनः समझ लीजिए, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला बिंदु जो हमारा है शब्दों का वो उस क्रम में है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं, कुछ तकनीकी शब्दों के उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से प्रश्न हमारा परीक्षा में पूछा जाता है। तो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा में जब प्रश्न पूछा जाए तो हम लिखेंगे तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई से ग्रहित है या लिया गया है, जो किसी निर्मिति अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई से ग्रहित अर्थात लिया गया है, जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। उदाहरण इसका देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, आवृत्ति, ये सब ही तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं निपात शब्द पर। निपात शब्द आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़े होंगे, पर इसको हम पुनः पढ़ेंगे, पुनः समझेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए इसकी तैयारी भी करेंगे। तो निपात शब्द किसे कहते हैं, किसी भी बात या वाक्य पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का या अवयवों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं, या निपात अवधारक भी इसे कह सकते हैं। जैसे भी, तो, कल, केवल, ही, मात्र आदि। यदि मैं उदाहरण स्वरूप एक वाक्य आपको समझाऊं कि आपको कल आना पड़ेगा, आपको कल विद्यालय आना पड़ेगा, ये एक सामान्य वाक्य हो गया। पर यदि मैं इसको निपात शब्द का प्रयोग करते हुए आपको बताऊंगी कल आपको विद्यालय आना ही पड़ेगा, तो जब मैं इसको ही लगा करके विशेष बल दूंगी बात पर, तो ये जो ही होगा वह निपात शब्द कहलाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, या वाक्य के जो विभाजन किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। जब हम रचना के आधार पर वाक्यों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के वाक्य निकल कर आते हैं। एक आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है मिश्र वाक्य और तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। अब हम सरल वाक्य किसे कहते हैं उसको भी विस्तार से समझ लेते हैं।
ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि एक सरल सा वाक्य दिया गया है, भारतीय किसान मेहनती होते हैं, यह सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा बच्चों। आइए अब हम अगले पर चलते हैं। अगला वाक्य का जो हमारा प्रकार है रचना के आधार पर वह होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण भी समझ लीजिए। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अशोक ने बताया कि कल उसकी छुट्टी रहेगी। जहाँ पे एक तो मुख्य वाक्य है और उस पर एक आश्रित गौण वाक्य है। तो यहाँ पे जब हम दोनों को की से जोड़ रहे हैं तो अशोक ने बताया कि कल उसकी छुट्टी रहेगी, तो ये एक हो गया मिश्र वाक्य। आइए अब हम संयुक्त वाक्य की ओर चलते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव शब्द से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक या योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द में किंतु, परंतु, और ये इत्यादि शब्द आते हैं। तो एक बार आप पुनः इसको समझिए। जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयव शब्द से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार के चक्कर लगाए किंतु काम नहीं बना। यहाँ पे ये समुच्चय बोधक शब्द है, इसको हम इससे सम्मिलित करके दो वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार के चक्कर लगाए किंतु काम नहीं बना। तो किंतु का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों पर। तो रचना के आधार पर वाक्य हमने बताए थे तीन वाक्य में थे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिनको हमने पूर्व में समझा। इसके पश्चात हम अर्थ के आधार की पर जो वाक्य के प्रकार हैं 8 प्रकार, उनको समझ लेते हैं। पहले 8 प्रकार के नाम यहाँ पे समझते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य या जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये सब 8 प्रकार होते हैं, वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। अब इनको क्रमशः हम एक एक करके समझ लेते हैं। विधानवाचक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अशोक राजनगर में रहता है। अब हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, निषेध। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने की सूचना मिलती हो या ना होने का बोध होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जा सकता है। तो एक बार पुनः इनको समझ लेते हैं। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं आऊँगा, यहाँ निषेध शब्द का प्रयोग जो नहीं है वह हुआ है, तो ये निषेधवाचक वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। अब आते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य पर। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम आज ही वापस जाओगे या तुम्हारा नाम क्या है? एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली इसमें यह है कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करें या प्रश्नवाचक वाक्य में कोई वाक्य परिवर्तित करें
तो उसमें हमें वाक्य लिखने के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आवश्यक रूप से करना होगा। अगला हमारा आता है विस्मयादिवाचक, या जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसमें विस्मयादिवाचक उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे शुभम तुम, तो जो अरे के बाद यहाँ पे जो चिन्ह लिखा लगा हुआ है वह लगा है विस्मय बोधक चिन्ह। तो इसका प्रयोग करते हुए हम विस्मयादिवाचक वाक्य समझ लेते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार चले जाओ, तुम पढ़ो, तुम ऐसा मत करो। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वह आता है आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में। इच्छावाचक वाक्य, वक्ता की इच्छा, आशय या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ घर चलूँ, तो यह व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया से के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, तो यहाँ पर होगा संकेतवाचक वाक्य। अब हम अगला समझते हैं वाक्य परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन में जब हम समझते हैं तो विधानवाचक वाक्य का हम यहाँ परिवर्तन करेंगे आज्ञावाचक वाक्य में। शीला रोज पढ़ने आती है, अब इसको हम आज्ञावाचक कैसे बनाएंगे? शीला तुम रोज पढ़ने आया करो। विधानवाचक वाक्य क्यों आज्ञार्थक में बदलना है? रमेश को खेलने से रोका जाता है, तो रमेश को खेलने से रोको, यहाँ पे तो के स्थान पर को आएगा क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से ये गलत लिखा गया है। विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। अब विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक कैसे बनाएंगे? क्या वह जी खोलकर दान देता है? ये विधानवाचक वाक्य है, वह जी खोलकर दान देता है, और यहाँ पे हम क्या का प्रयोग करेंगे और यहाँ अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। निषेधवाचक वाक्य में वह जी खोलकर दान नहीं देता, या नहीं का प्रयोग करते हुए हम इसको नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य बना सकते हैं या उसका परिवर्तन कर सकते हैं। विधानवाचक वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। प्रश्नवाचक, क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए? पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। ये अन्य उदाहरण भी हैं, तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वाक्य परिवर्तन कैसे करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्य शुद्धिकरण पर। शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसा पहले भी आपको बता चुके हैं, सार्थक शब्द लिखने की एक विधि होती है बच्चों। यदि विधि के अनुसार लेखन करें तो गलतियां नहीं होगी तथा भाषा शुद्ध होगी। शुद्ध भाषा अपने विचार तथा भावनाओं को स्पष्ट कर जाती है, अतः भाषा शुद्ध लेखन अति आवश्यक होता है। लेखन करते समय वर्तनी के मानक रूप उचित स्थान पर उचित ढंग से रखने पर शब्दों का लेखन सही माना जाता है। सामान्यतः शब्द प्रयोग, लिंग, वचन, कारक और उसकी क्रिया आदि में व्याकरण की दृष्टि से कई गलतियां होती है, जिसे बाकी अशुद्ध हो जाता है। अब इसका वाक्य शुद्धिकरण कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। बरामदा तालियों से गूंज उठी, तो यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। बरामदा तालियों से गूंज उठा। मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। वह लौटकर वापस आ गया, तो यहाँ पर लौटकर और वापस दोनों एक ही अर्थ की प्रतीति करते हैं, इसलिए यहाँ पर या तो आएगा वह वापस आ गया या फिर इसके स्थान पर आएगा वह लौटकर आ गया। तो इस प्रकार से हमें अर्थ के आधार पर जो वाक्य हमने देखे उनका शुद्धिकरण भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा पर।
यह भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा जाना जाता है। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा से तात्पर्य है जो भाषा राजकीय अर्थात प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, व्यवहार की भाषा हो, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जहाँ अन्य भाषी राज्यों के बीच सेतु का काम करती है, वही राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कामकाज की भाषा है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी में अनुवाद स्वीकार होता है। किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलने पर उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तमिलनाडु में जैसे कि तमिल और महाराष्ट्र में मराठी राजभाषाएं हैं। अब राष्ट्रभाषा की कुछ विशेषताएं आपको लिखने के लिए आ सकती है, तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे राष्ट्रभाषा देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश में शिक्षा का समाचार पत्रों की भाषा होती है। यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। यही राजभाषा और संपर्क भाषा भी हो सकती है। तो ये राष्ट्रभाषा की कुछ विशेषताएं थी। अब एक अंक के प्रश्न यदि हम पूछे जाते हैं, उन पे चलते हैं, तो वह होते हैं इस प्रकार से। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? संदेह या शंका भाव प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से ये एक एक अंकों के जो प्रश्न बनते हैं उनके उदाहरण हैं। आइए अब हम 2 अंक के प्रश्नों पर चलते हैं। वह 2 अंक के प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें और फिर इनके उत्तर की तैयारी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए चलें। अब वाक्य परिचय एवं प्रकार, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण, ये भी वहीं आपको पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, जैसे पहले की स्लाइड में आपको बताया था, वही यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आपको समझाया गया है। इसके आगे जब हम चलते हैं, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि शीरीष के वृक्ष और छायादार होते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य को इसको परिवर्तन करना है, या ये वाक्य है तो इसको, और ये वाक्य है तो इसको निषेधात्मक में, और ये वाक्य है तो इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। इस प्रकार से जैसे जैसे उदाहरण मिलेंगे आपको, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब हम आते हैं भाव पल्लवन पर। आखिर भाव पल्लवन है क्या? ये भी हमारे पाठ्यक्रम की एक मुख्य विषय वस्तु है। भाव पल्लवन यह किसी भाव या विचार का विस्तार है। इसमें किसी सुक्ति, कहावत, लोकोक्ति, वाक्य आदि की व्याख्या करके विस्तार के साथ प्रस्तुत की जाती है। जब हम परीक्षा में लिखने की कोशिश करते हैं तो एक पंक्ति हमें दे दी जाती है और कहा जाता है इसका भाव पल्लवन कीजिए या भाव विस्तार कीजिए, तो उस पर हमें उसी विषय के अनुरूप हमें कुछ अनुच्छेद जैसा लिखना रहता है। तो एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं, भाव पल्लवन यह किसी भाव या विचार का विस्तार है। इसमें किसी सुक्ति, कहावत, लोकोक्ति, वाक्य आदि की व्याख्या करके विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में शायद इसको समझा होगा, लिखा होगा, पर आप इससे लिखने की आपकी प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे आपको कहीं सुक्ति मिलती है, कोई कहावत मिलती है या कोई लोकोक्ति मिलती है या फिर कोई सामान्य सा वाक्य भी मिल जाता है जो बहुत ही प्रचलित होता है, उस पर आप लिखने का प्रयास कीजिए। कोई अनुच्छेद लिखिए, अपने मन के विचार लिखिए। इस प्रकार से इसका प्रश्न ये अक्सर 3 अंक में आपको या 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका भाव विस्तार करना रहता है। विद्या से विनम्रता आती है, ये पंक्ति का भाव विस्तार करने को दिया जाए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका भाव विस्तार हमें करने के लिए दिया जाता है। और अगला बिंदु है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जैसे कि आपको उदाहरण में कुछ वाक्य दिए गए हैं या कुछ सुक्तियाँ इनको कह लें, तो उनका हम जब
भाव विस्तार करेंगे तो हम 8 से 10 पंक्तियों का भाव विस्तार करेंगे। ये हमें शब्द सीमा पर निर्भर करता है। प्रश्न पत्र में हमारा ये प्रश्न कितनी शब्द सीमा से हमसे पूछा गया है, वह हम उसके अनुरूप ही हमारा उत्तर लिखेंगे। सार संक्षेपण जब हम देख लें, सार संक्षेपण या संक्षेपण किसे कहते हैं? एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सृजन ही सार संक्षेपण कहलाता है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण या मूल अनुच्छेद का 1/3 होता है। एक प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सृजन है। कोई मूल रचना दी जाए और उसका सार लिखने के लिए कहा जाए तो उसे हम कहेंगे सार संक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में हम समरी भी कहते हैं। तो संक्षेपण में एक बार आप पुनः समझ लीजिए, एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण, पूरा जो विस्तार से फैला हुआ जो हमारी रचना है या हमारा जो अवतरण है या अनुच्छेद है, उसका हमें 1/3 करके उसका सार, जो मुख्य बिंदु है वो लिखने रहते हैं। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए बच्चों? वह है क्रमबद्धता, स्पष्टता, प्रवाह। ये तीनों बिंदुओं का समावेश होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका आकार मूल अवतरण, जो मूल रचना है, उसका 1/3 होना चाहिए और एक प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सृजन होता है। तो आज की कक्षा में जो हमने भाषा बोध इकाई पढ़ी, उसमें हमने क्रमशः शब्द में पढ़े हैं हमने क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द एवं निपात शब्द, शब्द युग्म एवं उसके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, जो कि हमने रचना एवं अर्थ के आधार पर पढ़े हैं। वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन हमने समझा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन भी हमने ये सब इसके अंतर्गत समझा है। ये आशा करती हूँ कि ये आपको परीक्षा की दृष्टि से अवश्य में आपको सहायक होगा। धन्यवाद।